बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 मार्च 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि मार्च में ठंड की वापसी, यूपी बिहार में आंधी और गिरेगी ओले, यहां भारी बारिश का अलर्ट। एनडीए सरकार बनने के बाद अमित शाह का पहला दौरा, 9 मार्च को होगी महारैली। पीएम मोदी के बिहार दौरे से क्यों गायब रहे चिराग कुशवाहा, क्या लोकसभा चुनाव से पहले होगा खेला। बिहार में सीट बंटवारे पर कहां फंसा पेंच, एनडीए में घमासान तेज, देखें वीडियो। बिहार में बाल विवाह के खिलाफ एक्शन, शादी करके लाई गई नाबालिग लड़की को कराया गया मुक्त। ये लो इधर तो मोए मोए हो गया नड्डा जी का, जब पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से किया इनकार, मौज लेने लगी जनता। 13 साल की उम्र में आईआईटी, 24 की उम्र में पीएचडी, किसान का ये बेटा अब विदेश में काम से मचा रहा है धूम, हर भारतीयों की है इतनी कमाई। मिल गई है कोरोना की असरदार दवा, अध्ययन में दावा, इससे अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम 85% तक हो सकेगा कम। बुजुर्गों को सम्मान के साथ मजबूत आर्थिक सहारा दे रही है ये सरकारी योजना, जाने प्रोसेस, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। एनडीए में इस दिन होगा सीटों का बंटवारा, जीतन राम मांझी ने बताई तारीख। पीएम मोदी हिंदू नहीं, ये बयान देकर के बुरे फंसे लालू तेजस्वी, बीजेपी युवा मोर्चा ने एफआईआर के लिए थाने में की शिकायत। बिहार के 10 जिलों में आंधी के साथ बारिश के आसार, चेतावनी जारी, जाने मौसम का हाल। हिंदुओं की वजह से बचा है लोकतंत्र और जय सिया राम के नारे पर ओवैसी ने जावेद अख्तर का यूं उड़ाया मजाक। बिहार में प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा, खुलेआम लिपट गए, छुड़ाने में पुलिस के छूटे पसीने। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की लगभग 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। इसके तहत सीएम पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से पटना के ज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित करके बिहार जलवायु सम्मेलन और प्रदर्शनी के साथ पटना में बने भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले लगातार योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, जब उसी के तहत 108 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से पार्क, इको टूरिज्म, भूजल संरक्षण एवं आधारभूत संरचना के विकास की 26 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दोस्तों उत्तर भारत का मौसम एक बार फिर से करवट ले चुका है, जब पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते बीते 2 दिनों से यूपी, दिल्ली, हरियाणा समेत उत्तर भारत के राज्यों में बारिश और तेज हवाएं चल रही है। जी हां, मार्च के महीने में बारिश की वजह से ठंड ने एक बार फिर से वापसी कर ली है, जब पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी और फिर कई जगहों पर ओलावृष्टि की वजह से भी तापमान में कमी आई है। हालांकि इस समय की बारिश और फिर खास करके ओलावृष्टि किसानों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली में 3 मार्च को भी तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई, इसके चलते शाम का पारा गिर गया। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों के लिए आने वाले 3 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। बिहार में एनडीए की सरकार का गठन हुए अभी सही से 1 महीने का भी समय गुजरा होगा कि भाजपा के दिग्गज नेताओं का बिहार दौरा शुरू हो चुका है। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद और बेगूसराय के अंदर सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और फिर उसके बाद अब भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का बिहार दौरा होने जा रहा है। दरअसल अमित शाह 9 मार्च को पटना के पालीगंज आएंगे। वे अनुमंडल मुख्यालय बाजार स्थित कृषि फार्म के मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। एनडीए सरकार बनने के बाद वे पहली बार बिहार आ रहे हैं। रैली को लेकर के
भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं अमित शाह की रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा ने अपने सभी कमेटियों को निर्देश देते हुए जी जान लगा देने को कहा है। सूत्रों के अनुसार इस रैली में 1 लाख लोगों को जुटाने के लिए भाजपा तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में भी बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। जब बीते 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद किया था। औरंगाबाद और बेगूसराय में 48,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लेकर के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जम करके निशाना साधा था और कहा था कि नौकरी के नाम पर युवाओं की जमीन कब्जा ली, साथ ही कांग्रेस और आरजेडी का परिवारवाद का आरोप लगाया है। उधर इससे पहले अमित शाह जब बिहार दौरे पर आए थे तो फिर यहाँ महागठबंधन की सरकार थी और नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के सहयोगी थे। लेकिन अब बिहार में नीतीश कुमार नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। नई सरकार के गठन के बाद 9 मार्च में अमित शाह का पहला बिहार दौरा होगा। दोस्तों 2020 के चुनाव में खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने वाली प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी एक बार फिर से चर्चा में है। जब रविवार को महागठबंधन की रैली में लालू, तेजस्वी और राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जम करके हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने तो 10 लाख की भीड़ का दावा भी तक कर दिया है और फिर लालू प्रसाद यादव ने भी हिंदू कार्ड खेल दिया है। इन सब के बाद प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी ने लालू, तेजस्वी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 15 साल मुख्यमंत्री और फिर 3 वर्ष उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी अगर रैली में भीड़ जुटाने के लिए बारबालाओं को बुला करके नाचना पड़े तो ऐसी सभा बुलाने पर लानत है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने आगे लिखा है कि वाजपेयी जी से शब्द उधार लो तो फिर ऐसी बाजारों राजनीति को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूं। सीता गार्गी भारती के बिहार में। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि कैम्ब्रिज में भाषण देकर के सीधे उस रैली में जिसके लिए लड़कियों को नचाया जाए और फिर भीड़ के जोश के लिए अश्लील गाने बजे, अपनी नहीं तो फिर कैम्ब्रिज की तो इज्जत रखिए। अगर आप इंदिरा जी के पोते हैं तो फिर माफी मांगिए। दोस्तों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के प्रतीक और फिर चारा घोटाले के 5 मामलों में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव को बिहार की जनता पहले ही खारिज कर चुकी है। इंडी गठबंधन की रैली को फ्लॉप शो बताते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि एक भी भ्रष्टाचारी बचने वाले नहीं है। लालू प्रसाद परिवारवाद के ही नहीं भ्रष्टाचार के भी प्रतीक है। जननवी फेल तेजस्वी बताएं कि हजारों करोड़ की परिसंपत्तियां उन्होंने किस नायाब तरीके से हासिल की। जब क्रिकेट के खिलाड़ियों को पानी पहुंचाने वाला जब नाबालिग था तभी 52 से ज्यादा प्लॉट, बिल्डिंग और फिर मॉल का मालिक कैसे बन गया। वहीं पर विजय कुमार सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छद हिंदू बताए जाने पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की कड़ी आलोचना की है। सजा याफ्ता और फिर भ्रष्टाचारी बताते हुए उन्होंने कहा कि लालू ने कभी भी सनातन का सम्मान नहीं किया। लालू को राजनीतिक जोकर बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके दौर में बिहार और फिर बिहारियों को गाली बना करके रख दिया जाता था। जब भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भीम सिंह ने कहा कि जन विश्वास महारैली विरोधी वासियों, भ्रष्टाचारियों, परिवारवादियों का जमावड़ा भरता रैली को जनता ने नकार दिया है। रैली के जरिए प्रदेश में सामाजिक वैमनस्यता फैलाने का प्रयास किया गया है। दोस्तों बिहार में पिछले कई सालों से शराबबंदी कानून लागू है। इसके बावजूद भी धड़ल्ले से शराब की तस्करी की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। जब पुलिस ने बिहार सरकार के बोर्ड का इस्तेमाल करके अवैध शराब की खेप को बरामद किया है। दरअसल मामला पटना के फुलवारी थाना क्षेत्र का है, जहां मद्य निषेध उत्पाद विभाग और फिर पुलिस की साझा कार्रवाई में अवैध शराब की खेप की बरामदगी हुई है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार सरकार का बोर्ड लगा करके लग्जरी कार में शराब की खेप की तस्करी किया जा रहा था। जब गुप्त सूचना के आधार पर मद्य निषेध विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस की टीम ने वाहन को रोका है। हालांकि वहां पर बैठे कुछ लोग भागने में सफल रहे, जहां वहीं पर एक युवक पुलिस के हत्थे चढ़ा है। गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी हुई है। दोस्तों भारत में पटना शहर को बिहार की राजधानी के तौर पर जाना जाता है, ये तो आपको पता है। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्कॉटलैंड में भी पटना नाम की एक जगह है। स्कॉटलैंड के पटना शहर का नाम भारत के पटना के नाम पर दिया गया है। जब भारत का पटना अगर एक ऐतिहासिक शहर के तौर पर जाना जाता है तो स्कॉटलैंड के पटना में पहाड़, खूबसूरत वादियां, झरने और भरपूर हरियालियां हैं। ये शहर ग्लासगो से करीब 72 किलोमीटर दूर स्कॉटलैंड में बसा है। आपको बता दूं कि स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके का ही एक हिस्सा है, जबकि प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को ही अब बिहार की राजधानी पटना के नाम से जाना जाता है। अब सवाल है कि आखिर उस गांव के लोगों को पटना में ऐसा क्या अच्छा लगा कि उन्होंने अपने गांव का ही नाम पटना रख दिया। दरअसल इसके पीछे एक कहानी है कि भारत में रहने के दौरान ये परिवार आर्थिक रूप से काफी संपन्न हो चुका था। जब 9वीं शताब्दी में विलियम्स फुलरटन ने स्कॉटलैंड लौटने के बाद खदान का धंधा शुरू किया। जब अपने स्टेट के खदानों में काम करने वाले मजदूरों को रहने के लिए घर मुहैया
कराने के लिए उन्होंने एक गांव की स्थापना की। जब गांव का नाम रखने की बारी आई तो फिर उन्होंने इसका नाम बिहार की राजधानी पटना पर ही रख दिया। जब मगर पटना का नाम चुनने के पीछे भी एक रोचक कहानी थी। विलियम्स फुलरटन का जन्म बिहार की राजधानी पटना में ही हुआ था, जहां उनके पिता जॉन फुलरटन पटना में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मेजर जनरल के तौर पर काम करते थे। जब विलियम्स फुलरटन को स्कॉटलैंड पहुंच करके गंगा के किनारे पर बीता जीवन बहुत याद आता है था। जब विलियम्स ने दून नदी के किनारे कोयला और फिर चूना पत्थर की माइनिंग शुरू की। जब विलियम्स ने इसके लिए कई मजदूरों को रखा, उन्होंने मजदूरों के रहने के लिए माइन के पास ही कई घर बनवाए। धीरे धीरे ये जगह बसना शुरू हो गई। जी हाँ, फिर इस गांव में प्राइमरी स्कूल, चर्च, यूथ ग्रुप और फिर गोल्फ क्लब है। जब दिलचस्प बात यह है कि इन सब के नाम के पहले पटना लगता है। जहाँ वैसे यहाँ एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी था। जहाँ मगर साल 1964 में जब माइन बंद हुई तो फिर रेलवे स्टेशन को भी बंद कर दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ के स्कूल में बच्चों को बिहार की राजधानी पटना के बारे में खास तौर पर पढ़ाया जाता है। यहाँ रहने वाला हर आदमी जानता है कि इस गांव का नाम भारत में मौजूद पटना शहर पर रखा गया है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग जानते हैं कि पटना में गंगा नदी बहती है। यही नहीं, वे गंगा नदी पर बने महात्मा गांधी पुल के बारे में भी जानते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग ये भी जानना चाहते हैं कि दुनिया में उनके गांव के नाम जैसा दूसरा पटना दिखता कैसा है। अब मजेदार बात यह है कि इस गांव में बकायदा पटना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन यहाँ पर विलियम्स फुलरटन की कहानी सभी को सुनाई जाती है और फिर भारत के शहर पटना के बारे में भी कुछ खास बातें बताई जाती है। आपको बता दूं कि स्कॉटलैंड में हर साल 17 मार्च को पटना डे मनाया जाता है। इस दिन यहाँ पर यहाँ के लोग अपने तरीके से लिट्टी चोखा भी बनाते हैं और फिर सेलिब्रेट करते हैं। स्कॉटलैंड वाले पटना में बिहार दिवस की भी धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दूं कि हर साल 22 मार्च को भारत में बिहार दिवस का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, बिहार में तेजस्वी यादव की जन विश्वास रैली को लेकर के सियासी तापमान चरम पर है। जहां एक ओर तेजस्वी रैली के दौरान सीएम नीतीश कुमार और एनडीए पर जमकर के बरसते नजर आ रहे हैं, तो वहीं पर सत्ता पक्ष की ओर से भी उन पर पलटवार किया जा रहा है। जहां बीजेपी ने तेजस्वी यादव की इस रैली को बकवास रैली करार दिया है, वहीं हिंदुस्तानी वाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हम आने वाले लोकसभा चुनाव पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे। जहाँ इस चुनाव में 400 सीटें एनडीए के झोले में डालने के लिए लोग तैयार हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि गया की सीट जिताने के लिए भी लोग तैयार हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर आए। जहाँ हम तो कहते हैं कि भाई भौजाई बहन बहनोई की भी वो पार्टी बना ले, लेकिन उनको सीट मिलने वाले नहीं है। जीतन राम मांझी ने पूछा है कि उनके कार्यकर्ता सारी जमीन हड़प करके रखे हुए हैं, जहाँ उनका निराकरण क्यों नहीं किया? अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, सब डॉक्टर की पोस्टिंग क्यों नहीं हुई कराई है? जीतन राम मांझी ने आगे कहा है कि आरजेडी में भगदौड़ मची हुई है, जहाँ वहाँ कोई भी लोकतंत्र नहीं है, वहाँ राजनीतिक ज्ञान रखने वाले लोग नहीं है। जहाँ यही कारण है कि वे बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। दोस्तों, शनिवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर थे। जहां पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी समेत एनडीए के कई नेताओं की उपस्थिति देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान और नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा गायब रहे। यह बिहार के औरंगाबाद और बेगूसराय में मोदी की रैली में चिराग और फिर उपेंद्र कुशवाहा की अनुपस्थिति को लेकर के राजनीतिक गलियारों में इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। चिराग और कुशवाहा की अनुपस्थिति पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने तंज कसा है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने तंज कसते हुए कहा है कि मुख्य प्लेयर आ गया तो फिर इनकी जरूरत नहीं है। चिराग और उपेंद्र कुशवाहा की अनुपस्थिति पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि पीएम मोदी की रैली में दोनों क्यों नहीं गए, ये तो फिर वे लोग ही बताएंगे। लेकिन हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा 12th मैन है, जब बीजेपी उनसे ये काम करवा रही थी कि जिस काम के लिए उनको रखा गया था। उन्होंने आगे कहा कि टीम में अब मुख्य प्लेयर आ गया है तो फिर कहीं ना कहीं इनको टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो भोजपुरी स्टार और सिंगर पवन सिंह ने 3 मार्च को घोषणा की थी कि वे पश्चिम बंगाल के आसनसोल से आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पवन सिंह ने ये ऐलान भाजपा द्वारा आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के एक दिन बाद की है। पवन सिंह ने ट्वीट करके कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूँ। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पवन सिंह के इस फैसले से उनके फैंस नाराज हो गए हैं। वहीं पर कई लोग भाजपा का मजाक बना रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि ये लो इधर तो मोए मोए हो गया जेपी नड्डा जी का। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि बीजेपी का पहला विकेट गिरा। ये इस चुनाव में बीजेपी की स्थिति बताता है, जब लोग चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। वहीं पर एक अन्य यूजर ने कहा है कि ये क्या पवन जी, बिहार से लड़ना है, सीधा बताइए, जब इतना अच्छा मौका है मिल रहा है, आप बेवजह क्यों छोड़ रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि बहुत ही डरपोक किस्म का फैसला है, जब खैर पार्टी शीर्ष नेतृत्व जाने ऐसे लोगों को क्यों नामित किया।
अभी हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार के छोटे से शहर भोजपुर जिले के रहने वाले सत्यम कुमार की कहानी के बारे में, जो लाखों युवाओं को प्रेरित करने वाली है। सत्यम कुमार ने मात्र 13 साल की उम्र में IIT जेईई निकाल करके इतिहास रच दिया था। अब वो विदेशों में अपने काम से धूम मचा रहे हैं। जब उनकी एक महीने की कमाई जान करके आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, साल 2012 में जब सत्यम कुमार सिर्फ 13 साल के थे तो फिर उन्होंने IIT जेईई में अखिल भारतीय रैंक यानी कि ऑल इंडिया रैंक 670 ला करके सबसे कम उम्र में IIT निकालने वाले छात्र बन गए थे। जब 13 साल की उम्र में IIT जेईई में सफलता प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बनकर के सत्यम ने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। सत्यम का जन्म किसान परिवार में बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था। सत्यम भले ही जन्मे एक छोटे से घर में थे, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। जब कम ही उम्र में सत्यम कोचिंग के लिए राजस्थान के कोटा में शिफ्ट हो गए थे। महज 12 की उम्र में 2011 में पहली बार जेईई में सफलता हासिल की और 8137 ऑल इंडिया रैंक हासिल की। इसके बाद सत्यम ने अपनी रैंक में सुधार करने के लिए 13 की उम्र में 2012 में फिर से जेईई की परीक्षा दी और 670 रैंक हासिल किया। उसके बाद वे IIT कानपुर में पढ़ने चले गए। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी एक अलग तरीके से शुरू कर दी है। पार्टी ने देश भर में गठबंधन के लिए सहयोगी दलों की अधिकांश मांगे मानने का प्लान बनाया है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों को अब बिखेरना न दिया जाए। इसलिए अगर कांग्रेस पार्टी को कुछ सीटों का नुकसान भी सहना पड़े तो फिर वे गठबंधन के साथियों की बात मानने को पूरी तरीके से तैयार है। इसीलिए अब की बार लोकसभा चुनाव में अपने कम प्रत्याशी उतार करके अधिक सीटें जीतने की योजना पर काम कर रही है। कभी भी 400 से कम सीटों पर चुनाव न लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी अब की बार 300 सीटों पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी और फिर आम आदमी पार्टी के साथ अपना गठबंधन पक्का कर लिया है। समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश में, जबकि आम आदमी की पार्टी के साथ दिल्ली, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में गठबंधन क्लियर है। जब पंजाब में दोनों दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। जब पार्टी ने पिछले चुनाव में इन सभी राज्यों में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन अब की बार वह अपने सहयोगी दलों को महत्व देना चाह रही है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हर बात मानने के साथ आम आदमी के साथ भी सीटों की डीलिंग उनकी मंशा के अनुरूप ही करने की कोशिश की है। अब कांग्रेस के रुख से एक नया संकेत मिलने लगा है कि कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में भी TMC के साथ गठबंधन का विकल्प फिलहाल खुला रखा है। अगर बंगाल में समझौता होता है तो फिर कांग्रेस की सीटों की संख्या और कम हो सकती है और फिर कांग्रेस पार्टी लगभग 300 सीटों के आसपास चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकती है। दोस्तों, बिहार विधान परिषद की कुल 11 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने वाला है। जी हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा MLC चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के बाद अब इसको लेकर के सरगर्मी में तेज हो गई है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है, ऐसे में वे विदेश दौरे पर जाने से पहले मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में विदेश जाने से पहले ही नीतीश कुमार मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। नीतीश कुमार का आगामी 6 मई तक कार्यकाल है। जहाँ JDU कोटे से MLC की 2 सीटें हैं, जहाँ एक पर तो खुद मुख्यमंत्री नामांकन करेंगे, जबकि दूसरी सीट के लिए JDU। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में भोजपुरी स्टार पवन सिंह का भी नाम शामिल था। उन्हें आसनसोल से पार्टी ने टिकट दिया था। जब बंगाल में पवन सिंह के गानों में बंगालियों के लिए इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर के विरोध के बाद पवन सिंह ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि सूत्रों के अनुसार पवन सिंह इस सीट से टिकट पाकर के खुश नहीं थे। यह सूत्रों के माने तो पवन सिंह अपने क्षेत्र आरा से लोकसभा की टिकट चाहते थे। भाजपा RK सिंह का टिकट काट करके पवन सिंह को टिकट नहीं दे सकती थी। ये सीट केंद्रीय विद्युत मंत्री राजकुमार सिंह का घर कहा जाता है। जहां राजकुमार सिंह यानी कि RK सिंह 1975 बैच के बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और फिर भारत के पूर्व गृह सचिव है। ऐसे में भाजपा ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया। सूत्रों के अनुसार आरा सीट को लेकर के पवन सिंह की विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से भी बातचीत हुई है। जहां आरा सीट से चुनाव लड़ने की मंजूरी भी मिल गई है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है। हालांकि इसकी संभावना कम है, क्योंकि आज ही टिकट लौटाने के लिए जब पवन सिंह दिल्ली गए थे तो फिर पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने के से इनकार करने के मामले पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्हें दूसरे सीट से भाजपा अपना उम्मीदवार बना सकती है। ऐसे में पवन सिंह का RJD से चुनाव लड़ना महज एक कोरी कल्पना भी हो सकती है। JP नड्डा से 1 घंटे की मुलाकात के बाद पवन सिंह ने कहा कि जो भी होगा अच्छा होगा। पवन सिंह ने कहा कि मैंने बीजेपी अध्यक्ष से बात की है, मैंने उनके सामने अपनी बात रखी है, जो भी निष्कर्ष निकलेगा उससे आपको वाकिफ कराया जाएगा, जिस समय पर सब बता दिया जाएगा।
3 मार्च को पटना में जन विश्वास रैली के दौरान लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने जिस कदर भाजपा पर और नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है, अब भाजपा के लोग बेचैन हो गए हैं। जहां अब इसको लेकर के भाजपा के नेता ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण सिंह कल्लू ने लालू प्रसाद यादव पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इससे पहले डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को जोकर और तेजस्वी यादव को नौटंकीबाज बताया था। आपको बता दूं कि रविवार को राजद की जन विश्वास रैली में लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि मोदी हिंदू नहीं है, पीएम के लिए तुम ताम करके बात किया और फिर कहा कि मोदी क्या चीज है। तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जम करके निशाना साधा था। जहां अपने शिकायत आवेदन में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के अभद्र बयानबाजी की। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, घोर अपमानजनक है। जब पीएम के खिलाफ ऐसी बयानबाजी करके लालू प्रसाद यादव ने देश की 135 करोड़ जनता की आस्था को ठेस पहुंचाया, इसके लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पर भाजपा नेता ने तेजस्वी यादव पर भी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने स्वर्ण समाज के लोगों का अपमान किया है। गांधी मैदान थाने की पुलिस ने आवेदन को स्वीकार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आप जो अपने मोबाइल स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो है जमुई का। बिहार के जमुई जिला से ये वीडियो सामने आया है। आपको बता दूं कि बिहार के जमुई में एक प्रेमी युगल का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। जब तिलक और हल्दी का रस्म के बाद प्रेमिका ने भाग करके अपने प्रेमी के साथ मंदिर में लव मैरिज कर ली। शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने जब पकड़ा तो फिर दोनों सरेआम एक दूसरे से लिपट गए। दोनों को पूछताछ के लिए थाना ले जाने में पसीना छूट गया। इस दौरान दोनों परिवारों के साथ बड़ी संख्या में लोग तमाशबीन बने रहे। मामला जमुई जिला के बरहट थाना क्षेत्र के डाडा गांव का बताया जा रहा है। गांव में रविवार को प्रेम प्रसंग में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आपको बता दूं कि प्रेमिका यानी कि लड़की की पहली शादी आपको बता दूं कि प्रेमिका यानी कि लड़की की शादी तय हो चुकी थी और विवाह की रस्में भी सज चुके थे। विवाह की रस्में अदाई की जा रही थी। लड़की की जिस लड़के से शादी होने वाली थी वे गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। आपको बता दूं कि बड़े लाड प्यार से पाल पोस करके बेटी को बड़ा किया, जवान किया। बेटी की खुशहाली के लिए माँ बाप ने एक पैसे की बचत करके धूमधाम से उसकी शादी की तैयारी की। बेटी के लिए नौकरी पेशा लड़का ढूंढ करके उसकी शादी मुंगेर में तय की। लड़के के घर जाकर के सारी रस्में निभा करके 11 मार्च को शादी की तारीख तय करके घर में तैयारियां शुरू कर दिया। जहाँ घर पर शादी को लेकर के टेंट शामियाना लगना शुरू हो गया। अचानक बीती रात लड़की भाग करके अपने प्रेमी के घर पहुंच गई। घर में बेटी को नहीं देख करके परिजन परेशान हो गए। उन्होंने थाना में आवेदन देकर के बेटी की बरामदगी की गुहार लगाई, लेकिन यहां पर बेटी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी और जाकर के मंदिर में शादी करा चली। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जहां इस लिस्ट में कई नाम शामिल है। हालांकि वहीं पर बिहार में ये लिस्ट अभी तैयार नहीं हुई है, यानी कि बिहार में किसी भी नाम का ऐलान नहीं किया है। वहीं पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने इसको लेकर के बयान दिया है और इस सीट बंटवारे को लेकर के पर्दा हटा दिया है। दरअसल अपने पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए में जल्द ही सीट का बंटवारा कर लिया जाएगा। इसको लेकर के सब कुछ तय इसी सप्ताह में कर लिया जाएगा। जीतन राम मांझी ने कहा है कि 13 मार्च तक बिहार में एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा। हम अभी ये नहीं कहेंगे कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन एनडीए में 13 मार्च के पहले या फिर उसके आसपास एनडीए की बैठक होने वाली है, जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बीते दिनों जो बैठक हुई वह बैठक भाजपा की थी। 3 तारीख को महागठबंधन की तरफ से जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया। अब इसको लेकर के सीमांचल के अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने महागठबंधन पर जम करके हमला बोला है। जहां आपको बता दूं कि प्रदीप कुमार सिंह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि एनडीए के मजबूत होने के बाद बिहार में परिवारवाद की राजनीति कम हो रही है। परिवारवाद की राजनीति की समस्या यह है कि आपको पार्टी और कुर्सी विरासत में मिलती है। सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा है कि जिसने पूरे बिहार को लूटा है उनका युवराज आज जन विश्वास रैली के माध्यम से लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। जब वही दूसरे युवराज लोगों से न्याय मांग रहे हैं। जब बिहार में एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित बिहार की दिशा में काम कर रही है और फिर लोगों को फिर से इस बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने का निश्चय कर दिया है। आज विपक्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों को देख करके हैरान और परेशान है। इसके साथ ही सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि एनडीए के मजबूत होने के बाद बिहार में परिवारवाद की राजनीति खत्म हो रही है। परिवारवाद की राजनीति की समस्या यह है कि आपको पार्टी और कुर्सी विरासत में मिलती है, जो अब नहीं मिलने वाली है। एक बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं।
आपको बता दें कि आसनसोल से अक्षरा सिंह को टिकट मिल सकता है, जहां इसे लेकर के अक्षरा सिंह लगातार बीजेपी के संपर्क में है, लेकिन अभी बीजेपी की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल पाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि 1-2 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी अक्षरा सिंह को आसनसोल से अपना उम्मीदवार बनाती है या नहीं। आपको बता दें कि बीजेपी ने 2 मार्च को 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें भोजपुरी गायक और एक्टर पवन सिंह का भी नाम शामिल था। पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अगले दिन 3 मार्च को पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी का टिकट ठुकरा दिया। पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया था। जब आपको बता दूं कि अक्षरा सिंह के पिता विपिन सिंह ने बताया है कि अभी तक इस विषय पर हमें कोई भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ मालूम नहीं है। हम समाज के हर वर्ग का मनोरंजन करते हैं। जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठे गणमान्य लोगों का आग्रह होता है तब देखेंगे। बीजेपी की फैसला सर्वमान्य है। जब हमारा पूरा परिवार सामाजिक कार्यों में संलिप्त है, हम लोग अपनी औकात के अनुसार सामाजिक कार्य में जुड़े रहते हैं। अगर आप एटीएम मशीन जाते हैं पैसे निकालने के लिए और आप किसी से हेल्प मांगते हैं, यानी कि मदद मांगते हैं, तो आप सावधान हो जाइए, मदद किसी से भी ना ले जहां अगर जान पहचान ना हो तो, क्योंकि आपका एटीएम कार्ड बदला जा सकता है और आपके अकाउंट से सारा पैसा गायब हो सकता है। जहां एक ताजा मामला सामने आया है बिहार के पटना से, जब पटना में शातिरों ने नर्स का एटीएम कार्ड बदल करके 83,000 रुपए निकाल लिए। नर्स पीएमसीएच में कार्यरत है, वह राजेंद्र नगर इलाके में पैसा निकालने गई थी, जब पैसा किसी कारण से नहीं निकल रहा था। इतने में एटीएम में पहले से मौजूद 2 लड़कों ने मदद के बहाने धोखे से एटीएम कार्ड बदल दिया। नर्स को दूसरा कार्ड दे दिया। जब नर्स बदला हुआ कार्ड लेकर के घर आ गई, थोड़ी देर में मोबाइल पर 83,000 रुपए कटने का मैसेज आया। इसके बाद कदमकुआं थाने में इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जहां पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार के बक्सर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के बक्सर में एक प्रेमिका अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाती है, उसके बाद फिर अपने भाइयों के साथ मिल करके अपने प्रेमी की प्राइवेट पार्ट काट देते हैं। उसके बाद फिर अपने भाइयों के साथ मिल करके अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट देते हैं। ये घिनौना मामला बिहार के बक्सर से सामने आया है। बक्सर के एक लड़के को प्रेमिका के बुलाने पर उसके घर जाना महंगा पड़ गया। आरोप है कि लड़की ने फोन करके अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि घर पर कोई नहीं है, मिलने आ जाओ। जब लड़का प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा तो फिर उसके 2 भाई पहले से वहां मौजूद थे। इसके बाद लड़की ने अपने भाइयों के साथ मिलकर के बॉयफ्रेंड से मारपीट की और फिर उसका प्राइवेट पार्ट काट डाला। जब लड़का बेहोश हो गया तो फिर उसे मरा हुआ समझ करके सड़क किनारे फेंक दिया गया। जब पुलिस के मुताबिक मामला डुमराव थाना क्षेत्र के चतुरशालगंज का है। अनिल गौर नाम के एक लड़के के साथ मारपीट और उसके प्राइवेट पार्ट को काटने का मामला सामने आया है। जब वारदात के बाद लड़का खुद अस्पताल पहुंचा और फिर अपने परिवार वालों को सूचना, जब फिलहाल उसके प्राइवेट पार्ट को डॉक्टरों ने जोड़ दिया है। जब पुलिस मामले में पीड़िता के बयान पर एक लड़की और फिर उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य की तलाश की जा रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक अनिल गोंडा नाम के लड़के का एक लड़की से अफेयर चल रहा था। जब लड़की की ओर से शादी की बात कहने पर अनिल और फिर उसके भरोसा दिया कि मेरे घर वाले तैयार हैं, जब तुम अपने घर वालों को मना लो। अनिल के भरोसे के बाद लड़की उस पर कोर्ट मैरिज करने का दबाव बना रही थी। जब रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को लड़की ने फोन करके अनिल के घर से पर किसी परिवार के ना होने और फिर मिलने के लिए आने को कहा। इसके बाद अनिल जब लड़की के घर पहुंचा तो फिर देखा कि उसके 3 भाई धर्मेंद्र, जितेंद्र और ओम प्रकाश पहले से मौजूद है। आरोप है कि लड़की और उसके 3 भाइयों ने उसके साथ मारपीट की और उसका प्राइवेट पार्ट काट डाला और मरा हुआ समझ करके रोड किनारे फेंक दिया गया। बड़ी खबर बिहार के गया से सामने आई है। यहाँ पर गया में 2 बच्चियों की मां कमरे में अपने प्रेमी के साथ पकड़ी गई। इसके बाद ससुराल वालों ने ग्रामीणों के सामने ही मंदिर में प्रेमी के साथ महिला की शादी करवा दी गई। हालांकि महिला अपने प्रेमी से शादी नहीं करना चाहती थी, इसी कारण वे सिंदूर लगवाने के समय बार-बार प्रेमी को रोक रही थी। लेकिन समाज के दबाव के आगे महिला की एक ना चली, फिर प्रेमी महिला की मांग में सिंदूर डाल देता है। महिला का प्रेमी पास के गाँव का रहने वाला है। इस मामले का एक वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि आस्थवा गाँव के रहने वाले साजन कुमार का प्रेम प्रसंग कई सालों से शिवतर गांव की रहने वाली रूबी देवी के साथ चल रहा था। साजन अमूमन रात में प्रेमिका से मिलने आता था और रात में ही चला जाता था, लेकिन शुक्रवार की रात आया तो फिर उसकी नींद नहीं खुली और फिर शनिवार की सुबह पकड़ा गया। जब मामला शनिवार सुबह मोहरा प्रखंड के शिवतर गांव का है। जब महिला की सास कमरे में झाड़ू लगाने पहुंची तो फिर बिस्तर पर बहू को गैर मर्द के साथ देख करके चौंक गई। फिर ग्रामीणों को बुलाया गया और महिला और फिर उसके प्रेमी साजन कुमार को पकड़ के गांव के एक मंदिर में लाया गया। जब ग्रामीणों ने फैसला किया है कि रूबी की शादी साजन से करा दी जाए। इस दौरान महिला फूट फूट करके रोने लगी। इसके बाद दोनों की शादी हो गई।
खबर पूर्णिया से सामने आई है। यहां पर बंगाल के मवेशी व्यापारियों से 7 लाख रुपए की लूटपाट और गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले से जुड़े हुए 2 बदमाश घटनाक्रम के 11वें दिन पकड़े गए हैं। बाकी 7 बदमाश अब भी पुलिस के पकड़ से दूर है। एसडीपीओ हुलास कुमार ने बताया है कि बीते 19 फरवरी की सुबह करीब 6 बजे बनमुखी के NH 107 सिसवा रेलवे ढाला के समीप बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने बंगाल के मवेशी व्यापारियों से लूटपाट और फिर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था। जब वे बंगाल के मालदा जिले से 6 की संख्या में पिकअप पर सवार होकर के बनमुखी के मवेशी हाट मवेशियों की खरीदारी करने के लिए आ रहे थे। वहीं पिकअप पर बैठे मोहम्मद सैफुल ने जब इन बदमाशों को रुपए देने में आनाकानी की तो फिर इन बदमाशों ने मवेशी व्यापारी को गोली मार दी और फिर उसके पास मौजूद कैश की लूट करके भाग गए। अब इसी को लेकर के बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए SP उपेंद्र नाथ सागर के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था और लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में साइबर सेल ने बदमाशों का लोकेशन ट्रेस किया, जिसके बाद 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज के सौदागर पट्टी में रमजान पुल पर लगने वाले लंबे जाम से बहुत जल्द शहर वासियों को निजात मिलेगी। किशनगंज के जिले वासियों को बहुत जल्द निजात मिलेगी। सौदागर पट्टी रमजान पुल के कुछ दूरी पर नगर परिषद के द्वारा और एक पुल का निर्माण करवाया जाएगा। इसकी कवायद नगर परिषद द्वारा शुरू कर दी गई है। ये नया पुल माधवनगर सब्जी मंडी से पिलखाना के बीच रमजान नदी पर बनने जा रहा है। नगर परिषद के द्वारा इस नए पुल निर्माण को लेकर के DPR तैयार कर लिया गया है। जब पुल 2,75,36,000 रुपए से लगभग 40 मीटर पुल का निर्माण होगा। DPR को लेकर के प्रशासनिक अनुमोदन नगर परिषद को मिल चुका है। जब वहीं अब तकनीकी अनुमोदन के लिए मुख्य अभियंता विभाग पटना को फाइल भेज दिया गया है। खबर अररिया से सामने आई है। अररिया में एक लड़की उत्तर प्रदेश से आकर पहुंच गई। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के वृंदावन से गायब हुई लड़की को अररिया पुलिस ने बरामद किया है। दरअसल घर से पूजा करने निकली एक लड़की गायब हो गई थी, जिसके बाद लड़की के परिवार वालों ने अपने मथुरा जिला के स्थानीय थाना वृंदावन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद वृंदावन पुलिस लड़की की खोजबीन कर रही थी, लेकिन लड़की का आता पता नहीं चल सका। बताया जा रहा है कि लड़की को नगर थाना क्षेत्र के गौरा पंचायत के एक युवक ने बहला फुसला करके अपने साथ भगा करके ले आया था। जब नगर थानेदार मनीष कुमार रजक ने बताया है कि रविवार को लड़की खुद से के नगर थाना पहुंची। उन्होंने बताया है कि लड़की के परिवार भी अररिया पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बरामद लड़की के परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। वहीं पर RSS नेता आलोक उर्फ किमी आनंद ने पुलिस का धन्यवाद देते हुए बताया है कि मासूम लड़की को अररिया के फिरोज नामक युवक ने अपना नाम अमन बता करके दोस्ती की और उसे बहला फुसला करके अररिया में रखा था। जब लड़की पूजा करने गई थी, इस दौरान लड़के ने झांसे में लेकर के लड़की को भगा ले आया था। जब लड़की के माता पिता के द्वारा खोजबीन किए जाने के बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद अररिया पहुंची पुलिस ने उनसे संपर्क किया। जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए SP ने खुद इसकी मॉनिटरिंग की। दोस्तों, पूर्णिया में बेखौफ बदमाशों ने ऑन ड्यूटी पुलिस वाले से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों पर पिस्टल तान करके बेखौफ बदमाशों ने जम करके लूटपाट की। बेखौफ बदमाशों ने पुलिस वाले से न सिर्फ उनके जेब में रखे रुपए लूट लिए, बल्कि उनका टॉर्च और फिर जैकेट तक नहीं छोड़ा। वारदात को 10 की संख्या में आए नकाबपोश बदमाशों ने अंजाम दिया है। जहाँ वही लूटपाट की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमा हरकत में आया। जिस जगह लूट हुई है वहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जब पूरा मामला शुक्रवार देर रात 2 बजे का है। दोस्तों, एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि 5 मार्च को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिहार आ रही है। आपको बता दूं कि बेनिफिशियरी आउटरीच प्रोग्राम के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब 5 मार्च को छपरा आएगी। इससे पहले 2 मार्च को वित्त मंत्री का कार्यक्रम होना था, लेकिन अब कार्यक्रम में संशोधन करते हुए 5 मार्च को छपरा आएंगी। निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्री बनने के बाद ये बिहार का पहला दौरा है, जिसे लेकर के जिला प्रशासन और फिर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही है। वित्त मंत्री कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लाभार्थियों से रूबरू होते हुए जानकारी देंगे। वहीं पर सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बताया है कि यह हमारे लिए एक बड़ा मौका है। जब वित्त मंत्री बनने के बाद निर्मला सीतारमण 6 साल में पहली बार बिहार आ रही है। जय छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय में लाभार्थी सम्मेलन में सम्मिलित होंगी।
खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज सहित सीमांचल को वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है। 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया से हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दूं कि बिहार को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने से किशनगंज में भी खुशी का माहौल है। जहां पटना से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ेगी, सीमांचल क्षेत्र के लोगों को इसका ज्यादा फायदा होगा। कटिहार और किशनगंज में भी इस वंदे भारत ट्रेन का ठहराव होगा। रेलवे ने इसके लिए टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक एनजेपी पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को सप्ताह में 6 दिन ही चलाया जाएगा। यह ट्रेन सीमांचल क्षेत्र के चारों जिला अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज के यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा होगी। वहीं पर किशनगंज से विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया है कि आगामी 6 मार्च से ट्रेन का परिचालन शुरू होने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा है कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 6 तारीख को बेतिया आगमन है, जहां कई प्रकार के योजना का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एनजेपी पटना वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज में भाजपा जिला अध्यक्ष सुशांत गौप के नेतृत्व में अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यालय पहुंचे, जहां अधीक्षण अभियंता कार्यालय से नदारद थे। सूचना के आधार पर जिला अध्यक्ष द्वारा इस बात की जानकारी लेने पहुंचे थे कि प्रधानमंत्री सड़क एवं पुल पुलिया योजना के निमित्त 500 करोड़ आवंटन और फिर स्वीकृत योजना की स्थिति क्या है। जहां पर अधीक्षण अभियंता एवं विभाग के कार्यपालक अभियंता मौजूद नहीं रहने के कारण विरोध स्वरूप प्रदर्शन ढोल बजा करके और नारे लगा करके किया। जिला अध्यक्ष के द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि स्थानीय सांसद जावेद आजाद की निष्क्रियता एवं अधीक्षण अभियंता और फिर संसद की तुकबंदी से कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के नियत से कार्यों का आवंटन समय पर नहीं किया जा रहा है। जब कार्यों के आवंटन या फिर बंदरबांट करने की नियत से जिले के विकास कार्यों में सैकड़ों पुल पुलिया सड़कों के निर्माण नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाएगा, जब बाढ़ की समस्या इस क्षेत्र की बड़ी समस्या है। इस नाते किसी भी सड़क या फिर पुल नहीं बनना विरोधी मंशा वाले द्वेष की राजनीति का जनता को तकलीफ देने वाला कार्य कर रही है। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से कोरोना वापस लौट करके आ गई है। जहां बिहार में कोरोना ने अब तांडव मचाना शुरू कर दिया है। जब बिहार के गया में बीजेपी विधायक समेत 4 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इस कारण ये लोग शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी से भी नहीं मिल पाए, जब उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। इन्हें सर्दी खांसी की शिकायत है। ऐसे हालात में ये लोग गया एयरपोर्ट पहुंचे थे, जब स्वास्थ्य विभाग प्रधानमंत्री से मिलने वालों और फिर ड्यूटी में तैनात सरकारी कर्मियों की RT-PCR जाँच कर रहा था। इसी जाँच में इनकी पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। फिलहाल मगध मेडिकल कॉलेज में एक भी कोरोना के मरीज नहीं है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।